एवरीवन, नमस्कार दोस्तों। कंटिन्यू करते हैं दोस्तों अपनी साइकोलॉजी की डिस्कशन को। आज के लेक्चर में दोस्तों हम बड़ी इंटरेस्टिंग बातें करने वाले हैं। हम सबसे पहले तो इंसानों के अंदर पाए जाने वाले कुछ साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स के बारे में बेसिक डिस्कशन करेंगे और उसके साथ ही हम ये समझेंगे कि कौन कौन से मेथड्स का यूज करके और किस प्रकार से हम इंडिविजुअल्स के साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स को मेजर कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं, उनको असेस कर सकते हैं, कौन कौन से साइंटिफिक साइकोलॉजिकल मेथड्स का इस्तेमाल करके। तो सबसे पहले असेसमेंट मेथड्स के बारे में तो मैं आपको थोड़ी देर में बेसिक ज्ञान दूंगा, उससे पहले लेकिन हम साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स के सारे बेसिक एस्पेक्ट्स को जान लेते हैं। ठीक है, क्या होते हैं साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स? मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर्स में बताया था, एट्रीब्यूट्स का मतलब होता है कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स या कुछ क्वालिटीज। ये क्वालिटीज या कैरेक्टरिस्टिक्स अगर इंसान की साइकोलॉजी, इंसान की पर्सनैलिटी, उसके ओवरऑल जो पर्सनैलिटी के फिजिकल और साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स होते हैं, अगर आप ये कैरेक्टरिस्टिक्स, ये वाले ट्रेट्स, ये वाले एट्रीब्यूट्स इंसान की ओवरऑल साइकोलॉजिकल फंक्शनिंग के साथ एसोसिएट करके अगर आप जोड़ दो, उनको हम कहते हैं साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स। ठीक है, जो कि पर्सन के माइंड के साथ रिलेटेड होते हैं नंबर वन, और उसके बिहेवियर के साथ, उसके व्यवहार के साथ रिलेटेड होते हैं। ये जो साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स होते हैं दोस्तों, ये इन्वॉल्व होते हैं दो चीजों में, या फिर आप इनको ऐसा समझ सकते हो, हमारे साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स कुछ कॉम्प्लेक्स होते हैं और कुछ सिंपल होते हैं। तो सबसे पहले हमारे जो सिंपल साइकोलॉजिकल प्रोसेसेस में जो हमारे साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स हमको देखने को मिलते हैं, वो कौन कौन से हैं? सिंपल साइकोलॉजिकल प्रोसेसेस का ये मतलब है बिल्कुल सिंपल तरीके से इजी डे टू डे लाइफ में जहां पर आप साइकोलॉजिकल प्रोसेसेस का इस्तेमाल करते हो, वहां पर इन साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स की झलक देखने को मिलती है। ठीक है, जब आप बेसिक प्रोसेसेस को कैरी आउट करते हो अपने आसपास के सोशियो कल्चरल एनवायरनमेंट की तरफ रिस्पॉन्ड करने के लिए, वहां पर जो आपको साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स देखने को मिलते हैं वो आपके सिंपल साइकोलॉजिकल प्रोसेसेस के साथ एसोसिएटेड होते हैं। जैसे एक पर्सन का रिएक्शन टाइम, कि एक पर्सन कितनी जल्दी एक स्टिमुलस के सामने या स्टिमुलस की प्रेजेंस में रिस्पॉन्ड करता है या करती है। देखो, दो चीजें होते हैं। ठीक है, आपने शायद से पहले सुन रखा होगा, नहीं भी सुन रखा है तो मैं आपको बता देता हूं। साइकोलॉजी में एक चीज होती है, रियल लाइफ में भी एक चीज होती है, SR कनेक्शन। ये SR क्या होता है? S का मतलब होता है दोस्तों स्टिमुलस। स्टिमुलस वो चीज होती है जो कि आपके रिस्पॉन्स को, आपके बिहेवियर को प्रोवोक करती है, जिसकी वजह से आप एकदम से चौकन्ने हो जाते हो, आप एकदम से एक्टिव हो जाते हो। फॉर एग्जाम्पल, आप सो रहे हो और आपके पैरों पर किसी ने कुछ चीज रख दी, या एकदम से आपका कोई पेट है आपके ऊपर चढ़ाया, घंटी बज गई, एकदम से जोर की आवाज हुई, सडनली सोते सोते आपकी आंख खुल जाती है एकदम से। तो वहां पर ये जो आपके पेट का चढ़ना, जोर की घंटी बजना, ये सब जो एस्पेक्ट है ये स्टिमुलस है। स्टिमुलस हमेशा किस चीज को निकालता है, क्या चीज आउटकम प्रोड्यूस करता है? तो वो होता है R, और R का मतलब होता है रिस्पॉन्स। हमेशा जब भी इंसान का जो रिस्पॉन्स निकलता है, यानी कि कोई ना कोई बिहेवियर जो है हमें देखने को मिलता है, इंसानों के अंदर बिहेवियर का कोई ना कोई एक एस्पेक्ट देखने को मिलता है। रिस्पॉन्स जब भी निकलेगा इंसानों का, उसके पीछे हमेशा कोई ना कोई एक प्रोवोकिंग एलिमेंट, उसको एक्टिव करने का एलिमेंट, रिस्पॉन्स को एज अ आउटकम के तौर पे निकालने का एक एलिमेंट जरूर शामिल होगा, जिसको हम साइकोलॉजी में, साइंसेज में, अंग्रेजी अनुवाद में हम लोग उसको कहते हैं स्टिमुलस। ठीक है, तो अब समझते हैं रिएक्शन टाइम को, कि एक पर्सन कितनी जल्दी रिस्पॉन्ड करता है एक स्टिमुलस के सामने। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहां पर देख रहा हूं और एकदम से किसी ने कोई चीज पीछे से मारी, या फिर वो मेरे कान की साइड से निकल कर गई, या बहुत जोर की आवाज आई, तो कितनी जल्दी मैंने मुड़कर देखा, ये होता है मेरा स्टिमुलस की प्रेजेंस पे रिस्पॉन्ड करने का टाइम। ठीक है, उसके बाद आप अटेंटिव किन किन चीजों के हो, आपका अटेंशन स्पैन कितना है, और आप कितने बेहतरीन तरीके से चीजों को रिकॉल कर सकते हो, आपकी मेमोरी और मेमोरी की कैपेसिटी कैसी है। ये जो सारे के सारे प्रोसेसेस है, ये सारे सिंपल साइकोलॉजिकल प्रोसेसेस हैं, और इन सब चीजों को जब आप कैरी आउट करते हो अपनी लाइफ में, ये जो तीन चीजें, और इसके अलावा और भी चीजें हो सकती है, लेकिन ये तीन बेसिक चीजें हैं, आपका रिएक्शन टाइम, आपका अटेंशन और आपकी मेमोरी। ये जो एस्पेक्ट्स हैं, ये सिंपल साइकोलॉजिकल प्रोसेसेस के अंदर जो इन्वॉल्व है, ये वाले एस्पेक्ट्स, ये साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स है। लेकिन इसके अलावा इंसानों के कुछ साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स हमें कॉम्प्लेक्स साइकोलॉजिकल प्रोसेसेस को कैरी आउट
करते हुए भी देखने को मिलते हैं। ये कॉम्प्लेक्स साइकोलॉजिकल प्रोसेसेस कौन कौन से होते हैं? ये ब्रॉड और हाईली ग्लोबल कॉन्सेप्ट्स होते हैं, ठीक है, इसलिए हम इनको कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। ये दुनिया में इंसानों में, हर प्रकार के इंसानों में, पृथ्वी पर हर जगह पर, सारे ह्यूमन बींग्स में ये वाले प्रोसेसेस पाए जाएंगे। सिर्फ इनकी जो डिग्री है, इनके अंदर जो वेरिएशंस है वो चेंज हो जाएगी। किसी के अंदर ये चीज कम है, किसी के अंदर ये चीज बहुत ज्यादा है, ठीक है। जैसे हैप्पीनेस, इंटेलिजेंस, पर्सनैलिटी और मोटिवेशन, ये सब में होता है। खुश हर इंसान होता है, हर एक इंसान जो है किसी न किसी एस्पेक्ट पे इंटेलिजेंट है। प्रीवियस लेक्चर से आपको क्लियर हो गया होगा कि इंटेलिजेंस जो है हमारी, वो सिर्फ पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड नहीं होता एस्पेक्ट, ठीक है। आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी, जो कि मैंने आपको बताया था, आपके फिजिकल और साइकोलॉजिकल कंपोनेंट से मिलकर बनी होती है। और आपके अंदर मोटिवेशन, बाहर वाला इंसान अगर आपको मोटिवेट कर रहा है, उस मोटिवेशन को हम लोग कहते हैं एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन, यानी कि वो बाहर से आ रही है। एक होती है इंट्रिंसिक मोटिवेशन, जब आप अंदर से खुद ही सेल्फ मोटिवेटेड होते हो। तो आपको ये साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स आपकी लाइफ में सिंपल साइकोलॉजिकल प्रोसेसेस को कैरी आउट करते हुए और कॉम्प्लेक्स साइकोलॉजिकल प्रोसेसेस को कैरी आउट करते हुए देखने को मिलते हैं। अब ये जो कॉम्प्लेक्स साइकोलॉजिकल प्रोसेसेस होते हैं, ठीक है, ये ज्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं एज कंपेयर टू सिंपल रिएक्शंस, तो हम इसको आसानी से मेजर नहीं कर सकते हैं। आप खुद बताओ कि अगर आपको ये पता है, ठीक है, कि हैप्पीनेस का एलिमेंट हर एक इंडिविजुअल में होता है, इंटेलिजेंस का एस्पेक्ट होता है, पर्सनैलिटी होती है हर एक इंडिविजुअल की, और अरे हर एक इंसान कम या ज्यादा कभी ना कभी लाइफ में किसी ना किसी चीज को लेकर मोटिवेटेड होता है, चाहे कोई बाहर वाला उसको पर्सन मोटिवेट कर दे या उसके सीने के अंदर से खुद से आग लग रही हो। लेकिन आप इसको क्या इजीली मेजर कर सकते हो क्या? आप कोई जैसे साइंटिफिक मेथड्स का सहारा लेकर, जो प्रॉपर, जो हम साइंस में पढ़ते हैं, जैसे फिजिक्स में आप पढ़ते हो, या मैथमेटिकल कैलकुलेटर्स के बेसिस पर आप कुछ ऐसा यूनिट्स का नाम देते हो, उसके बेसिस पर क्या आप ये बोल सकते हो कि एक इंसान 2 लीटर हैप्पी है, एक पर्सन की जो इंटेलिजेंस है वो 3 किलोमीटर है, ठीक है, एक पर्सन की जो पर्सनैलिटी है वो 15 किलो की है, ठीक है, एक पर्सन जो मोटिवेटेड है वो 16 सेंटीमीटर मोटिवेटेड है। अब ऐसे एस्पेक्ट में लीटर, किलोमीटर, किलोग्राम और सेंटीमीटर में क्या ऐसे साइकोलॉजिकल क्वालिटीज को मेजर कर सकते हो? बिल्कुल भी नहीं। तो यहां पर हमें कैसे पता लगेगा कि किसी इंसान के अंदर अगर कुछ कॉम्प्लेक्स साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स हैं, ठीक है, ऐसे साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स हैं जो कि उस इंसान के अंदर कॉम्प्लेक्स साइकोलॉजिकल फंक्शनिंग को कैरी आउट करवाने में मदद कर रहे हैं, तो हमारे पास उनको मेजर करने का, उनको नापने का, तोलने का एक कोई ना कोई मेथड, एक कोई ना कोई जरिया तो होना चाहिए ना। हम लीटर, किलोग्राम, मिलीलीटर, सेंटीमीटर, इनमें तो नाप नहीं सकते हैं। मैं किसी को ये थोड़ी ना बोल सकता हूं कि आज तुम यार 2 किलो ज्यादा सुंदर लग रही हो एज कंपेयर टू प्रीवियस डे, आज जो है तुम्हारी पर्सनैलिटी 4 सेंटीमीटर ज्यादा है एज कंपेयर टू प्रीवियस डे। ये वाली बातें, मतलब अगर हम ऐसा यूनिट्स कह के किसी से बात करते हैं तो ये वाली बातों का कोई मतलब नहीं रह जाता है, क्योंकि ये सारी की सारी चीजें जो है, ये सारे के सारे कंपोनेंट्स हैं, ये साइकोलॉजिकल है। तो हमें कुछ ना कुछ एक ऐसा टूल चाहिए, एक ऐसा इंडिकेटर चाहिए हमें, जिसकी वजह से हम इंसानों के साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स को इजी तरीके से मेजर कर सकें, ठीक है। अब यहां पर एक एग्जांपल है, सपोज करते हैं कि बेल बजी, ठीक है, और पर्सन इमीडिएटली उसकी तरफ टर्न हुआ, तो जितना उस पर्सन को टाइम लगेगा, जैसे मैंने अभी आपको बताया था रिएक्शन टाइम की यहां पर बात हो रही है कि बेल बजी है, बहुत जोर की पीछे से कोई साउंड आई, मैं देख रहा हूं यहां पर, तो पीछे से साउंड आ रही है, तो एकदम से जैसे मेरी गर्दन मुड़ेगी, ठीक है, ये होगा रिएक्शन टाइम। और रिएक्शन टाइम भी एक प्रकार का साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट है। साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट का एक एग्जांपल बस मैंने लिखा हुआ है आपको समझाने के लिए, ठीक है। इन सारे साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स को अगर हम अच्छे से समझ जाएं, अगर आप अपने सारे साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स को अच्छी तरीके से समझ जाओ, तो आप लाइफ में बहुत बेटर तरीके से अपनी लाइफ को बिता सकते हो और आप अपने आप को बहुत अच्छी तरीके से समझ सकते हो। साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स के ऊपर जिस पर्सन ने कमांड प्राप्त कर ली होती है, तो ऐसे पर्सन का जो सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन होता है, ठीक है, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन जो होता है वो बहुत बेहतरीन होता है, ठीक है, वो बहुत बेहतरीन होता है। ये वाली बात दोस्तों याद रखना। अब साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स को मेजर करना एक डिफिकल्ट टास्क है, ये अभी हमने देखा प्रीवियस स्लाइड में। तो मैंने आपको बताया कि हमारे पास कुछ ऐसा इंडिकेटर होना चाहिए जिससे हम इन साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स को इजी तरीके से मेजर कर सके, और उसके लिए सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा साइकोलॉजिकल असेसमेंट को, क्योंकि साइकोलॉजिकल असेसमेंट ही
एकमात्र वो तरीका होता है जिसके बेसिस पर आप साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स को, पर्सन के अंदर पाए जाने वाले साइकोलॉजिकल क्वालिटीज को इजी तरीके से मेजर कर सकते हो और उसके बेसिस पर आप उन साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स को लेकर दूसरे पर्सन से पहले वाले पर्सन का कंपैरिजन इजीली कर सकते हो। ठीक है, तो यहां पर ये लिखा हुआ है कि इट इज डिफिकल्ट टू काउंट एंड स्पेसिफाई द नंबर ऑफ साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट जिसको हम असेस कर सकते हैं। आप एक पर्सन के अंदर कितने साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स है उसको काउंट कर सकते हो क्या? उसको स्पेसिफाई कर सकते हो क्या कि इस पर्सन के अंदर इतने सारे साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स हैं? पहले तो सारे के सारे बताना ही बहुत डिफिकल्ट है और उसके बाद आप उसको स्पेसिफाई करोगे, ये भी एक बहुत डिफिकल्ट टास्क है। स्पेसिफाई करने का यहां पर यह मतलब है कि बहुत सारे साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स की लिस्ट में से आप कैसे बताओगे ये पर्सन जो है इसके अंदर इंट्रिंसिक मोटिवेशन सबसे ऊपर है, फिर इस पर्सन के अंदर हैप्पीनेस का एलिमेंट है, फिर इस पर्सन का जो साइकोलॉजिकल पर्सनैलिटी है वो ऐसी है। तो अगर एक क्रोनोलॉजिकल वाइज, एक हिरार्की वाइज अगर आपको पर्सन के साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स का ऑर्डर लिखना हो कि कौन सा ट्रेड, कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स उस पर्सन के अंदर, उस पर्सन की पर्सनैलिटी के अंदर ज्यादा हावी है, ये बताना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा आपके लिए अगर आपको साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स को असेस करना नहीं आता है। और उसी को समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा साइकोलॉजिकल असेसमेंट का प्रोसेस। ठीक है, तो ये इसलिए होता है कि हम इजी तरीके से साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स को काउंट नहीं कर सकते और स्पेसिफाई नहीं कर सकते। यहां पर हम प्रॉपर तरीके से फेल हो जाते हैं। ठीक है, अगर हम एक लेमैन पर्सन है, बिकॉज इंसानों का जो बिहेवियर होता है और इंसानों की जो मेंटल फंक्शनिंग होती है वो बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, अब ये जो कॉम्प्लेक्सिटी है ये इसलिए क्योंकि इंसानों के अंदर बहुत अलग अलग प्रकार के साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स होते हैं और अगर आप एक साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट को पकड़ भी लो, उसकी डायमेंशन को जानना कि एक पर्सन के अंदर ये वाला साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट कितना ज्यादा हावी है या कितना ज्यादा मिसिंग है, इसका एलिमेंट ये डिग्री में कितना है, ये पर्सन के पर्सनैलिटी का डोमिनेंट पार्ट है कि नहीं है, ये चीज बिना असेसमेंट के बताना या जब तक हमारे पास कोई इंडिकेटर ना हो तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि जैसा कि मैंने अभी आपको बताया थोड़ी देर पहले, हम इसको किलोग्राम, सेंटीमीटर, मिलीलीटर में ऐसे इसका नापतोल नहीं कर सकते हैं। तो जैसे कुछ साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स होते हैं, फॉर एग्जांपल इंटेलिजेंस, एप्टीट्यूड, क्रिएटिविटी, मोटिवेशन, पर्सनैलिटी, इंटरेस्ट, वैल्यूज, एटीट्यूड्स और इमोशनल स्टेबिलिटी। अब आप जानते हो कि ये सारे के सारे हर एक पर्सन में होते हैं, लेकिन हर पर्सन उतना क्रिएटिव नहीं होता। तो क्रिएटिविटी का एलिमेंट किसी के अंदर बहुत ज्यादा कम है, किसी के अंदर इंटेलिजेंस का कंपोनेंट बहुत ज्यादा है, किसी के अंदर बहुत सारी चीजों को लेकर जो इंटरेस्ट है वो बिल्कुल थमा हुआ होता है, उस पर्सन का ज्यादा मन नहीं करता। हो सकता है वो पर्सन बहुत ज्यादा इंट्रोवर्ट हो, कुछ लोग एक्सट्रोवर्ट होते हैं, कुछ लोग जो है जब तक उनको बाहर वाला कोई मोटिवेट ना करे तब तक उनके सीने में आग नहीं लगती है, और कुछ लोगों को बाहर के लोगों की जरूरत नहीं होती है, वो खुद ही अपने आप में मोटिवेटेड होते हैं। तो अगर हम मान लें कि ये एक इंडिविजुअल है और ये एक इंडिविजुअल इन सभी प्रकार के साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट से मिलकर इसकी पर्सनैलिटी बनी हुई है, इसकी फिजिकल पर्सनैलिटी और साइकोलॉजिकल पर्सनैलिटी। वैसे तो पर्सनैलिटी के एलिमेंट में दोनों चीजें आई जाती है, दोनों एलिमेंट आई जाते हैं, फिजिकल और साइकोलॉजिकल। लेकिन अभी के लिए, एग्जाम्पल के लिए हम इतना मान लेते हैं कि ये जो पर्सन है ये इन 9 प्रकार के साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट से मिलकर ओवरऑल ये पर्सन बना हुआ है। तो आप कैसे बताओगे कि इस पर्सन के अंदर कौन सा वाला साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट जो है वो डोमिनेंट है और कौन सा वाला थमा हुआ है? बिना असेसमेंट के प्रोसेस के इसको बताना बहुत मुश्किल है, क्योंकि आप ये नहीं कह पाओगे इसको कि तेरे अंदर क्रिएटिविटी जो है वो 3 पॉइंट्स की है, तेरे अंदर जो पर्सनैलिटी है वो 2 किलो की है, तेरे अंदर जो इंटरेस्ट है वो 5 सेंटीमीटर के हैं। ऐसी बात इससे करना या किसी भी पर्सन से करना एक बहुत ही ज्यादा नॉनसेंस चीज है। ठीक है, तो असेसमेंट एक पहला ऐसा कदम होता है, एक पहला ऐसा स्टेप होता है जिसके थ्रू हम इंसानों के अंदर साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स को जो है वो पहचान पाते हैं। वैसे तो साइकोलॉजी का डोमेन बहुत वास्ट है, इंसानों के बियॉन्ड जाकर आप जानवरों में भी ये वाली चीज देख पाते हो। क्योंकि अगर आप में से किसी के पास एक पेट एनिमल है लाइक डॉगी, तो आपने अपने डॉगी में देखा होगा कि अगर आप उसके साथ इमोशनली अटैच हो, वो आपके साथ इमोशनली अटैच्ड है, वो ब्रीड ऐसी है कि बहुत ज़्यादा फ्रेंडली है, तो आपके इमोशन से वो डॉगी रिएक्ट करता होगा, गारंटी करता होगा। आप अगर सैड हो तो वो भी सैड है, घर में अगर कुछ हो गया तो वो रोटी नहीं खाएगा। तो यहाँ पर जो साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स है उनकी जो असेसमेंट है ये हमें इंसानों के बियॉन्ड जाकर जानवरों के बिहेवियर को भी समझने में मदद करती है। लेकिन क्योंकि ये पूरा का पूरा जो चैप्टर है, ये पूरा का पूरा चैप्टर आपको बताता है इंसानों की साइकोलॉजी के बारे में, इसलिए मैं सारे एग्जांपल आपको ह्यूमन
ह्यूमन बींग्स की साइकोलॉजी के बारे में दे रहा हूं, ठीक है। तो ऐसा मत समझना कि इसको आप जानवरों के ऊपर अप्लाई नहीं कर सकते हो, बिल्कुल एप्लीकेबल है। तो असेसमेंट है क्या? सबसे पहले तो दोस्तों एक टेक्निकल डेफिनेशन गिवन है हमारी एनसीईआरटी के अंदर, उसको आपको जानना पड़ेगा। असेसमेंट रेफर्स टू मेजरमेंट ऑफ साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स। कुछ कीवर्ड्स हैं, पहले उसको जान लो कि अंग्रेजी में क्या दे रखी है टेक्निकल डेफिनेशन एनसीईआरटी के अंदर, फिर मैं इजी करके अभी आपको थोड़ी देर में बताता हूं। असेसमेंट, या इसको आप ना असेसमेंट को वैसे आप साइकोलॉजिकल असेसमेंट भी बोल सकते हो, आप असेसमेंट बोल लो या साइकोलॉजिकल असेसमेंट बोल लो। क्वेश्चन अगर आ गया तो कंफ्यूज मत हो जाना कि सर आपने तो असेसमेंट बताया था, साइकोलॉजिकल असेसमेंट तो बताया नहीं, क्वेश्चन आ गया था साइकोलॉजिकल असेसमेंट के ऊपर। बात एक ही है, हम किसकी असेसमेंट की यहां पर बात कर रहे हैं? साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स की। तो आप इसको चाहे असेसमेंट कह लो चाहे साइकोलॉजिकल असेसमेंट कह लो, बात एक ही है। तो असेसमेंट या फिर साइकोलॉजिकल असेसमेंट जो है, ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू आप इंसानों के अंदर साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स को इजी तरीके से मेजर करते हो। उन इंडिविजुअल्स के अंदर उन साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स को आप अच्छी तरीके से इवैल्यूएट कर पाते हो, और उसके इवैल्यूएशन के लिए उन सारे साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट, जैसे इतने सारे साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स के बारे में अभी हमने बात करी, उसको आप मल्टीपल मेथड्स का इस्तेमाल करके आप उसको इवैल्यूएट करोगे, और फिर होगा क्या, उससे आप एक स्टैंडर्ड्स बना सकते हो कंपैरिजन के। कैसे स्टैंडर्ड्स? फॉर एग्जांपल, अगर ये सारे साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स हैं, फॉर एग्जांपल पर्सन के अंदर इंटेलिजेंस ज्यादा है, इस पर्सन के अंदर एप्टीट्यूड ज्यादा है, क्रिएटिविटी ज्यादा है, और बाकी सारे एस्पेक्ट्स कम है, और वहीं पर कोई दूसरा पर्सन है उसके अंदर सिर्फ एप्टीट्यूड और क्रिएटिविटी ज्यादा है, और कोई एक तीसरा पर्सन है जिसके अंदर इमोशनल स्टेबिलिटी, एटीट्यूड और इंटरेस्ट ज्यादा है। तो अगर आपको असेसमेंट से पता लग गया कि कौन सी चीज इन तीनों पर्संस के अंदर ज्यादा है और कम है, किसकी डिग्री, कौन से साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट की डिग्री ज्यादा हावी है पर्सन की पर्सनैलिटी में और कौन सी कम है, तो आप तीनों पर्संस को इजी तरीके से कंपेयर कर सकते हो कि ये पर्सन ऐसा है, वो पर्सन वैसा है, और तीसरा पर्सन वैसा है। इन तीनों के इंटरेस्ट को बेसिकली आप प्रेडिक्ट कर सकते हो, इन तीनों की हॉबीज को आप प्रेडिक्ट कर सकते हो, और ओवरऑल इन तीनों पर्संस की पर्सनैलिटी को अलग अलग आप कंपेयर भी कर सकते हो, ठीक है। तो अगर हम इस डेफिनेशन को समझें, ठीक है, तो असेसमेंट का मतलब क्या है, यहां पर जो तीन कीवर्ड्स आए थे, सबसे पहले तो साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स को मेजर करना। असेसमेंट के थ्रू हम मेजर कर पाते हैं साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स को, जिसको हम आमतौर पर किलोग्राम, सेंटीमीटर, मिलीलीटर, ठीक है, इन सब में मेजर नहीं कर सकते हैं। दूसरा, हम साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स को इवैल्यूएट भी कर पाते हैं, इंडिविजुअल्स के साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स को इवैल्यूएशन करने में मदद करता है, डेफिनेशन बोल रही थी। और तीसरी चीज ये है कि हम कंपेयर भी कर सकते हैं इंडिविजुअल्स के साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स को अकॉर्डिंग टू सर्टेन स्टैंडर्ड्स, ठीक है। सर्टेन स्टैंडर्ड मतलब कुछ पैरामीटर्स का इस्तेमाल करके कि इन चीजों का हमें ख्याल रखना पड़ेगा अगर हमें इंडिविजुअल्स के साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स को मेजर करना है। अब कौन सी वो चीजें होती हैं जिसका हमें ख्याल रखना पड़ेगा, तो वो हम लेक्चर में आगे चल के अभी जानेंगे, वो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा, आगे चलकर जो आएगा उसको हम जानेंगे कि कौन कौन से वो स्टैंडर्ड्स होते हैं, वो एक अलग टॉपिक है हमारा, ठीक है। अभी मैं आपको बेसिक चीजों से पहले फेमिलियर करवा रहा हूं। तो सिंपल वर्ड्स में अगर हम बात करें, साइकोलॉजिकल असेसमेंट का मेन रोल क्या है, इसकी भूमिका क्या है, क्या मदद करता है हमारी साइकोलॉजिकल असेसमेंट। साइकोलॉजिकल असेसमेंट साइकोलॉजिस्ट की मदद करता है कि साइकोलॉजिस्ट जो है वो समझ सके, ठीक है, कि कितना ज्यादा एक पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक एक पर्सन के अंदर है, यानी कि एक जो पर्सन है उसके अंदर जो डोमिनेंट ट्रेट है या उस पर्सन के अंदर जो डोमिनेंट क्वालिटी है, जो एट्रीब्यूट है, साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट, कौन सा ज्यादा हावी है, कौन सा उसकी पर्सनैलिटी की पहचान है। फॉर एग्जाम्पल, कोई एक पर्सन है, उसके अंदर आपको हमेशा क्रिएटिविटी बहुत ज्यादा नजर आती है, तो आपको देखकर पता लग जाता है कि ये इंसान जहां पर प्रॉब्लम है वहां पर ये क्रिएटिविटी दिखाने में, सॉल्यूशन देने में बहुत ज्यादा माहिर है। तो जब भी आपको या आपके जैसे किसी पर्सन को कोई दिक्कत होगी, तो आप हमेशा उसको एक ही सजेशन दोगे कि यार इस पर्सन से जाकर बात कर ले, ये तेरे को बहुत अच्छे सॉल्यूशन देगा, या फिर ये चीजें अगर तेरी बिगड़ी हुई है तो यहां पर ये पर्सन तेरे को बहुत ज्यादा क्रिएटिविटी के साथ तेरी मदद कर सकता है। तो आपको कैसे पता लगता है? क्योंकि आप उसको देखते हो कि उसके अंदर क्रिएटिविटी का जो साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट है वो उसकी पर्सनैलिटी का डोमिनेंट फैक्टर है, डोमिनेंट पार्ट है, ठीक है। ये चीज आई होप आपको समझ में आ गई होगी। अब हम एक एग्जांपल समझते हैं साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट का, ठीक है,
और यहां पर हम एक एग्जांपल लेंगे एक पर्सन का कि उसके अंदर एक डोमिनेंस का साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट जो है वो उसकी पर्सनैलिटी का पार्ट है। तो कोई भी एट्रीब्यूट एक पर्सन के अंदर एग्जिस्ट, जब हम बोलते हैं ना कि कोई भी जो एक एट्रीब्यूट है, कोई भी एक जो क्वालिटी है, कोई भी एक जो कैरेक्टरिस्टिक है, वो एक पर्सन के अंदर एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है, वो तभी एग्जिस्ट कर पाता है अगर हम उसको मेजर कर सकते हैं यूजिंग साइंटिफिक प्रोसीजर। अब ऐसा क्यों? साइकोलॉजी एज अ डिसिप्लिन, साइकोलॉजी एज अ सब्जेक्ट की परिभाषा के अकॉर्डिंग आप ऐसे रैंडम किसी भी पर्सन के अंदर साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट को टैग नहीं दे सकते कि ये पर्सन जो है ये इस प्रकार के साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट से जो है इसकी पर्सनैलिटी बनी हुई है, जब तक आप उसको साइंटिफिक प्रोसीजर्स का इस्तेमाल करके उसको मेजर ना कर सको। अब ऐसा क्यों? क्योंकि साइकोलॉजी एज अ डिसिप्लिन, साइकोलॉजी एज अ सब्जेक्ट गैस वर्क पर नहीं चलता है, ये कभी किसी एजम्पशन पर नहीं चलता है कि मुझे ऐसा लगता है, मेरे अकॉर्डिंग ऐसा है। आपके लगने से, आपके ओपिनियन से कुछ नहीं होता। अगर आपको लगता है तो यानी कि वो आपका एक अनुमान है, वो आपका एक ओपिनियन है। ओपिनियन को हम लोग कहते हैं एक हाइपोथेसिस आप दे रहे हो, लेकिन हाइपोथेसिस सिर्फ एक तर्क होता है। सिर्फ आपने कोई एक बात कही, आपने कोई चीजें क्लेम करी, आपको उसको साइंटिफिकली टेस्ट भी करना पड़ेगा, प्रूफ करना पड़ेगा, तब जाकर वो चीज थ्योरी बनेगी। तो साइकोलॉजी में जब तक साइंटिफिक मेथड का इस्तेमाल करके कोई भी चीज वैलिडेट ना हो जाए, साइकोलॉजिकल असेसमेंट जो कि वन ऑफ द साइंटिफिक मेथड है साइकोलॉजी के अंदर पर्सनैलिटी को जानने का, जब तक उस असेसमेंट मेथड का इस्तेमाल करके आप किसी भी चीज को मेजर ना कर सको इजी तरीके से, तब तक आप नहीं कह सकते कि वो वाला ट्रेट, वो वाली क्वालिटी, वो वाली कैरेक्टरिस्टिक्स या वो वाला साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट पर्सन के अंदर एग्जिस्ट करता है। क्योंकि साइकोलॉजी एक साइंटिफिक डिसिप्लिन है, यहां पर गैसवर्क और एजम्पशन काम नहीं करता है। जैसे नॉर्मल साइंसेस जो होती है हमारी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, वहां पर तर्क देने से काम नहीं चलता कि मुझे ऐसा लगता है कि अर्थ फ्लैट होगा, मुझे ऐसा लगता है कि अर्थ स्क्वायर होगा। आपके लगने से क्या होता है? साइंटिफिकली आपको इस चीज का प्रूफ देना पड़ेगा कि अगर आपको लगता है तो अभी तक जो साइंटिस्ट कह रहे हैं कि अर्थ स्फेरिकल है, उसकी बातों को गलत प्रूव करके दिखाओ। थ्योरीज दो, क्लेम दो, पहले हाइपोथेसिस दो, किसी चीज का अपना एक ओपिनियन बना आपका, आप उसके ऊपर थ्योरी दोगे और फिर प्रूव करो लोगों की बातों को गलत, तब जाकर वो चीज साइंटिफिक थ्योरी का पार्ट बनती है। सिमिलर गोज विद साइकोलॉजी, ठीक है। तो साइकोलॉजी को साइंस क्यों माना जाता है? साइकोलॉजी एक विज्ञान का क्षेत्र क्यों है? इंसानी विज्ञान की हम यहां पर बात करते हैं, इसलिए साइकोलॉजी को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? मनोविज्ञान। क्यों बोलते हैं हम इसको मानव का विज्ञान या मनोविज्ञान? क्योंकि यहां पर आप सिस्टमैटिक तरीके से सारी चीजों को ऑब्जर्व करते हो, साइंटिफिक मेथड्स का इस्तेमाल करके आप चीजों को टेस्ट करते हो, साइंटिफिक मेथड्स का इस्तेमाल करके आप चीजों को मेजर करते हो और फिर इंसान को फाइनली या उसकी पर्सनैलिटी को आप इवेल्युएट करते हो। अब यहां पर हम एक एग्जांपल लेते हैं डोमिनेंस का। ये एक पर्सन है हरीश, और हम ये क्लेम कर रहे हैं कि हरीश जो है वो एक डोमिनेंट पर्सन है, डोमिनेट करता है लोगों को बहुत ज्यादा। अब ये एक ओपिनियन भी हो सकता है कि कोई किसी को बोलते यार ये देखो कितना बदतमीज यार, कितना डोमिनेटिंग पर्सनैलिटी है, हमेशा किसी के ऊपर चिल्लाता रहता है, ये करता रहता है, वो करता रहता है। लेकिन यहां पर हम नॉर्मल पर्सन्स की बात नहीं कर रहे हैं जो किसी को ऐसा टैग देते थे यार देखिए उसको कैसा सा है, ये कैसी सी है। यहां पर हमें साइंटिफिक मेथड्स का इस्तेमाल करके इस तर्क को, इस ओपिनियन को, इस क्लेम को प्रूव करना पड़ेगा। क्योंकि अभी मैंने आपको बताया साइकोलॉजी एक साइंटिफिक डिसिप्लिन है, यहां पर किसी भी प्रकार का गैसवर्क या कोई अजम्पशन काम नहीं आती है। तो जब हम ये बोल रहे हैं कि हरीश जो है वो एक डोमिनेटिंग पर्सनैलिटी वाला पर्सन है, इसका मतलब ये है कि लोगों ने, या प्रॉपरली अगर हम बात करें, लोग तो होते ही कौन है तर्क देने वाले, किसी एक साइकोलॉजिस्ट ने ये ऑब्जर्व करा होगा कि हरीश के अंदर सर्टेन डिग्री का एक ट्रेट है, एक क्वालिटी है, एक कैरेक्टरिस्टिक है, और वो है डोमिनेंस, जो कि उसकी पर्सनैलिटी के अंदर देखने को हमें मिलती है। तो डोमिनेंस का मतलब होता क्या है? डोमिनेंस का मतलब ये नहीं है कि ये अत्याचारी है, बहुत बुरा इंसान है। साइकोलॉजिस्ट इसे ऐसे भी इंटरप्रेट कर सकते हैं कि अगर हरीश की इस डोमिनेंस की जो साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट है, जो क्वालिटी है, अगर इसको सही डायरेक्शन दी जाए हरीश को, ठीक है, तो इसी डोमिनेंस को एज अ साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट हरीश बहुत अच्छे अच्छे कामों में अपनी पर्सनैलिटी को निखारने के लिए, संसार में अपना यश, अपना मान सम्मान बढ़ाने के लिए यूज कर सकता है। क्योंकि डोमिनेंस इन साइकोलॉजी, अगर डोमिनेंस का एक एट्रीब्यूट है, तो साइकोलॉजिस्ट का ये कहना है कि ऐसा पर्सन जिसके अंदर एक साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट है डोमिनेंस वाला, ऐसा पर्सन हमेशा अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज के लिए चार्ज लेता है। वो हमेशा ये बोलता है आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस चीज, चाहे ये चीज अच्छी हुई है तो मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार हूं,
खराब भी हुई है तो भी मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार हूं। ऐसा पर्सन हमेशा लीड करता है, ठीक है, दूसरों को इन्फ्लुएंस कर पाता है। मैनिपुलेटिव स्किल ऐसे पर्सन की बड़ी अच्छी होती है अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजिस्ट। लीडरशिप की क्वालिटी होती है ऐसे पर्सन के अंदर, और ऐसा पर्सन एसर्टिव होता है। एसर्टिव मतलब अगर इसने कुछ कह दिया तो सामने वाले इसकी बातों को सुनते हैं और उसको मानते भी हैं, क्योंकि इसकी बातों का समझाने का या कहने का तरीका, भले ही ऐसा पर्सन डांट कर कोई चीज समझाए, प्यार से कोई चीज समझाए, स्ट्रिक्ट चेहरा बनाकर कोई चीज समझाए, लोगों को उसकी बात समझ में आती है। तो यहां पर कोई भी क्वालिटी की आपको नेगेटिव लगी नहीं, ये वाली डोमिनेंस की जो क्वालिटी है ये हरीश का काम भी इसको करके देगी, टाइम पर करके देगी। इसकी बातों का, इसके कहे हुए गाइडलाइंस का डर भी होगा लोगों के मन में, ठीक है, और इसकी छवि भी बहुत अच्छी होगी कि जो ये कहता है लोग इसकी बात मान लेते हैं, ठीक है। तो जब हम इस तरीके की स्टेटमेंट देते हैं किसी के भी बारे में, फॉर एग्जांपल जैसा कि हम हरीश को कह रहे हैं कि हरीश एक डोमिनेंट किस्म का एक पर्सन है, तो एक्चुअली हम यहां पर एक असेसमेंट कर रहे हैं हरीश की पर्सनैलिटी की, असेसमेंट कर रहे हैं हम उसकी, ठीक है। और ये जो असेसमेंट है इसी को हम कहते हैं साइकोलॉजिकल असेसमेंट। तो ये एग्जांपल एनसीईआरटी में दे रखा था, मैंने आपको बता दिया। अब उसके अलावा दोस्तों हम बात करते हैं कि ये जो असेसमेंट होते हैं कितने प्रकार के होते हैं। साइकोलॉजिकल असेसमेंट जो होते हैं कितने प्रकार के होते हैं? आंसर इज साइकोलॉजिकल असेसमेंट दो प्रकार के होते हैं, एक इनफॉर्मल असेसमेंट होता है, एक फॉर्मल असेसमेंट होता है, ठीक है। तो साइकोलॉजिकल असेसमेंट दो प्रकार के हैं, एक है इनफॉर्मल असेसमेंट जो इनफॉर्मल तरीके से कैरी आउट करा जाएगा असेसमेंट, फॉर्मल असेसमेंट ये ज्यादा साइंटिफिक होता है, ठीक है। तो इनफॉर्मल असेसमेंट जो है ये वेरी करता है फ्रॉम केस टू केस एंड फ्रॉम वन असेसर टू अनदर असेसर। यानी कि जैसे मतलब मान लो कि आप किसी को असेस कर रहे हो, आपने किसी के ऊपर टैग दिया, अभी हम थोड़ी देर पहले जैसे बात कर रहे थे ना कि यार ये कैसा सा पर्सन है, कैसी सी पर्सन है, इसको देखियो कितनी बदतमीज है। आप दो तीन बिहेवियर के पीछे, दो तीन सिचुएशन के बेसिकली कंटेक्स्ट में आप पर्सन को नॉर्मली जज कर लेते हो, है ना, कैसे भी करके। लेकिन आपको एक चीज समझनी चाहिए कि यू आर नॉट अ साइकोलॉजिस्ट, है ना, यू आर अ सूडो साइकोलॉजिस्ट, जो कि इस प्रकार से पर्सन को किसी एक सिचुएशन के अंदर देख रहा है या देख रही है और फिर जाकर आप कुछ भी चीज क्लेम करे जा रहे हो, ठीक है। तो जो इनफॉर्मल असेसमेंट होती है वो इनफॉर्मल तरीके से कैरी आउट होती है, क्योंकि ये साइंटिफिक नहीं होती, इसको जनरली साइकोलॉजिस्ट कैरी आउट नहीं करते। ये चीज ऐसी होती है कि जैसे आप और मैं किसी को भी जज कर ले, किसी की बातें सुनी हमने और हमारे कच्चे कान है और किसी की बातों पे भी यकीन करके एक पर्सन से या तो नफरत करने लग गए या मैनिपुलेट होकर किसी की बातों में किसी से प्यार करने लग गए, ये वैसी चीज है। तो ऐसी जो असेसमेंट होती है इट इज ओपन टू सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशंस, यानी कि सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन का मतलब ये होता है पर्सन टू पर्सन ये इंटरप्रिटेशन वेरी करती है, क्योंकि यहां पर साइंटिफिक मेथड्स का यूज नहीं हो रखा है। आपके अनुसार कोई एक पर्सन आपके लिए बहुत अच्छा है, मेरे लिए हो सकता है वो बहुत बुरा हो, तो यहां पर पर्सन टू पर्सन ये असेसमेंट हमारी उस पर्सन को लेकर वेरी कर रही है। आप किसी की पर्सनैलिटी से बहुत ज्यादा इंप्रेस्ड हो और कोई जो पर्सन है वो किसी की पर्सनैलिटी से बिल्कुल भी इंप्रेस नहीं है, वो उसको हेट करता है। तो इनफॉर्मल असेसमेंट वेरी करती है फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, ये पर्सनल ऑब्जर्वेशन के ऊपर बेस्ड होती है। पर्सनल ऑब्जर्वेशन के ऊपर जो बेस्ड है, इसका मतलब आप अपनी पर्सनल ऑब्जर्वेशन को मेरे ऊपर नहीं थोप सकते, आप अपनी सिर्फ बात कह सकते हो, जरूरी थोड़ी ना मैं आपसे एग्री करूंगा। और सिमिलरली अगर मेरी कोई पर्सनल ऑब्जर्वेशन है तो हो सकता है कि आप उससे एग्री ना करो। ये डिफर करती है फ्रॉम वन असेसर टू अनदर, यानी कि जो असेस कर रहा होता है, जैसे आप किसी को असेस कर रहे हो, आप असेसर हो, मैं किसी को असेस कर रहा हूं, किसी की पर्सनैलिटी को, उसके साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स को, यहां पर मैं असेसर हूं। आपने जिस प्रकार से पर्सन को असेस करा, आपका ओपिनियन कुछ और फॉर्म हो गया, मेरा ओपिनियन कुछ और फॉर्म हो गया उसको असेस करते हुए, ठीक है। तो यहां पर क्योंकि पर्सनल जजमेंट एक शामिल है, इसलिए हम कहते हैं कि ये वाली असेसमेंट सब्जेक्टिव है, पर्सन टू पर्सन वेरी करती है। आपका ओपिनियन आपके तक सीमित है, मेरा ओपिनियन मेरे तक सीमित है, ठीक है। एग्जाम्पल, एक टीचर के अनुसार हो सकता है कि क्लास का कोई एक स्टूडेंट हो, कोई एक छात्र हो, वो हाईली कॉन्फिडेंट हो। इंग्लिश की टीचर ये बोले किसी एक लड़की को कि इन तीनों में से ये जो बच्चा है ये बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट है, ऐसा क्लास में इंग्लिश की टीचर बोल रही है। वहीं पर साइकोलॉजी की टीचर आकर या कोई और सब्जेक्ट की टीचर आकर ये बोलती है कि नहीं ये मॉडरेटली कॉन्फिडेंट है, तुम कुछ ज्यादा ही तारीफ इसकी कर रही हो, ठीक है। अब दोनों ही केस में दोनों साइकोलॉजिस्ट नहीं है, चाहे भले वो साइकोलॉजी की टीचर हो, पॉलिटिकल साइंस की टीचर हो, इंग्लिश की टीचर हो। एक टीचर को वो बच्चा कुल मिलाकर पसंद आ रहा है,
ज्यादा कॉन्फिडेंट लग रहा है और एक टीचर कह रही है कि नहीं इतना भी कॉन्फिडेंट नहीं है, तुम कुछ ज्यादा ही तारीफ कर रही हो उसकी या कर रहे हो, आपस में टीचरों में बात चल रही है स्टाफ रूम में। तो यहां पर क्या है, असेसर टू असेसर, टीचर ए का पर्सपेक्टिव उस स्टूडेंट को लेकर अलग है एज कंपेयर टू टीचर बी। ठीक है, इसलिए ये वाली असेसमेंट इनफॉर्मल असेसमेंट है, क्योंकि दोनों टीचर्स ने स्टूडेंट को असेस करा विदाउट यूजिंग एनी साइंटिफिक मेथड्स। ठीक है, तो इनफॉर्मल असेसमेंट जो है, इससे याद रखना हमेशा डिफरेंट कंक्लूजन्स निकल कर आती हैं, सेम कंक्लूजन्स निकल कर नहीं आती हैं, बिकॉज देयर इज एब्सेंस ऑफ साइंटिफिक मेथड्स एंड प्रोसीजर्स। वहीं पर ज्यादा अच्छी जो असेसमेंट होती है वो फॉर्मल असेसमेंट होती है। फॉर्मल असेसमेंट को एरा गैरा नथु खैरा कैरी आउट नहीं कर सकता, इसके लिए आपको ट्रेंड साइकोलॉजिस्ट होना पड़ता है। ठीक है, तो ये कैसी असेसमेंट होती है, ध्यान से सुनना। इनफॉर्मल असेसमेंट थी सब्जेक्टिव, फॉर्मल असेसमेंट है ऑब्जेक्टिव, यानी कि आप जो रिजल्ट पैदा करोगे, जो असेस करोगे किसी को, तो हमेशा चाहे कोई भी असेसर होगा, यहां पर असेसर ऐसा तो मैंने आपको बताया एरा गैरा नथु गैरा तो होगा नहीं, नॉर्मल पर्सन तो होगा नहीं टीचर्स की तरह, साइकोलॉजिस्ट ही होगा। तो 99% टाइम्स, 100% टाइम्स देखो साइंस में कुछ भी नहीं होता, साइकोलॉजी में भी कुछ नहीं होता, 99% टाइम्स सेम रिजल्ट ही आएगा, तो ये ऑब्जेक्टिव है। प्लस ये प्रॉपर स्टैंडर्डाइज्ड है। जैसे इन टीचरों ने तो हवा में एक लुक में किसी एक एक्टिविटी के बेसिस पर एक स्टूडेंट को जज कर लिया था, लेकिन यहां पर ऐसा नहीं होता। यहां पर प्रॉपर तरीके से फॉर्मल असेसमेंट में स्टैंडर्डाइज्ड प्रोसीजर्स को फॉलो करा जाता है, ये ऑर्गेनाइज होती है और साइंटिफिक मेथड्स का यहां पर यूज करा जाता है। तो फॉर्मल असेसमेंट ज्यादा एक्यूरेट मानी जाती है एज कंपेयर टू इनफॉर्मल असेसमेंट, क्योंकि यहां पर हम स्टैंडर्ड प्रोसीजर्स का यूज करते हैं, साइकोलॉजिकल टेस्ट का इस्तेमाल करते हैं। ये वाली जो असेसमेंट होती है हमेशा हमें ऐसे रिजल्ट्स देती है जिसके ऊपर हम भरोसा कर सकें, यकीन कर सकें, रिलायबल रिजल्ट्स प्रोड्यूस होते हैं इस वाली असेसमेंट से। और पर्सनल बायसनेस रिड्यूस होती है। पर्सनल बायसनेस का मतलब क्या होता है, आप किसी को फेवर करते हो या किसी से नफरत करते हो। यहां पर हो सकता है कि कोई टीचर जो है पॉलिटिकल साइंस वाली जो उसको बोल रही थी कि स्टूडेंट मॉडरेटली कॉन्फिडेंट है, वो उसको हो सकता है कि हेट करती हो, क्लास में उसके बच्चा शैतानी करता रहता हो, और वहीं पर इंग्लिश वाली टीचर ने उसको देखा हो कि मेरी क्लास में तो बच्चा शांत बैठता है, तो उसको टैग दी थी उसने हाईली कॉन्फिडेंट। यहां पर साइकोलॉजिस्ट किसी की भी क्वालिटी से या एक दो बिहेवियर से, एक दो सिचुएशन के अंदर कोई इंप्रेस्ड नहीं है यहां पर। ठीक है, तो पर्सनल बायसनेस के चांसेस यहां पर कम होते हैं। ठीक है, क्योंकि यहां पर ट्रेन्ड साइकोलॉजिस्ट ही इस प्रकार की असेसमेंट को कैरी आउट कर सकता है। तो साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं वो जनरली जिस असेसमेंट का इस्तेमाल करते हैं वो होती है फॉर्मल असेसमेंट। दे डू नॉट गो फॉर इनफॉर्मल असेसमेंट। वो इनफॉर्मल असेसमेंट को कभी भी इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं, बिकॉज दे बिलीव इन साइंटिफिक प्रोसीजर्स, साइंटिफिक टेस्टिंग। साइकोलॉजिस्ट की ट्रेनिंग जो होती है, दैट ट्रेनिंग इज टू मेक फॉर्मल असेसमेंट ऑफ साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स ऑफ पर्संस। ठीक है, अब असेसमेंट का रोल क्या होता है। ओवरऑल हमने असेसमेंट के बारे में वैसे सारी चीजें ऑलमोस्ट सारी जान ली है कि असेसमेंट क्या है, या जिसको हम साइकोलॉजिकल असेसमेंट भी कहते हैं। दो तरह की असेसमेंट क्या होती है, हमने डोमिनेंस का एग्जांपल देखा हरीश की पर्सनैलिटी के अंदर। तो असेसमेंट से फायदा क्या मिलता है, ठीक है, फीचर्स क्या है असेसमेंट के, इंपॉर्टेंस क्या है असेसमेंट की, बेनिफिट्स क्या है, यूज केस क्या है। असेसमेंट जो है वो इसलिए एक साइंटिफिक मेथड है जो कि काफी यूजफुल माना जाता है, क्योंकि ये पर्संस के बिहेवियर को, फ्यूचर बिहेवियर को प्रिडिक्ट करने में हमें मदद करता है। कैसे, अगर आज आपने किसी पर्सन की साइकोलॉजिकल क्वालिटी को पहचान लिया और ये भी जान लिया कि ये सबसे ज्यादा डिग्री के अंदर है एक पर्सन की पर्सनैलिटी के पार्ट के अंदर, यानी कि एक पर्सन की पर्सनैलिटी बहुत सारे कंपोनेंट से मिलकर बनी हुई है। जैसे एक बुके है, एक बास्केट है जिसके अंदर बहुत सारी मल्टीपल प्रकार की चॉकलेट्स और टॉफीज है, लेकिन उनमें से ये वाली जो एक ये जो चॉकलेट है, ये पर्सन की पर्सनैलिटी का मेजर कंपोनेंट है, पार्ट है। तो आपको ये भी पता लग जाता है कि अगर पर्सन की पर्सनैलिटी के अंदर एग्रेशन है तो भैया इस पर्सन से दूर रहना है, इसको छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आ जाता है। और वहीं पर किसी पर्सन की पर्सनैलिटी के अंदर जो डोमिनेंट फैक्टर है वो है बहुत फ्रैंक बिहेवियर का, फ्रैंक नेचर का, तो हमेशा आप उससे ज्यादा अट्रैक्ट होगे, उसका ऑरा आपको हमेशा पसंद आएगा, आप उसके इर्द गिर्द रहना हमेशा प्रेफर करोगे, क्योंकि आपको पता लग जाएगा कि वो पर्सन कभी भी खड़ूस नहीं है किसी भी सिचुएशन के अंदर, कभी भी वो आपसे अपनी पर्सनल क्राइसिस का, पर्सनल लाइफ का गुस्सा नहीं निकालने वाला वो आप पे। ठीक है, तो असेसमेंट एक बहुत ही यूजफुल टूल है, साइकोलॉजिकल असेसमेंट की यहाँ पर बात हो रही है, जो कि हमें पर्सन के फ्यूचर बिहेवियर को प्रेडिक्ट करने में मदद करता है। एक बार अगर हम पर्सन की साइकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स को असेस कर लें तो साइकोलॉजिस्ट
क्योंकि यहाँ पर असेसमेंट देखो अभी हमने जान लिया कि बेस्ट मेथड तो सबसे एक्यूरेट मेथड तो फॉर्मल असेसमेंट का ही है। तो अगर साइकोलॉजिस्ट फॉर्मल असेसमेंट के थ्रू एक पर्सन की साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स को पहचान ले तो वो ये एस्टिमेट कर सकते हैं, ये अनुमान लगा सकते हैं फिर कि आज जो पर्सन की पर्सनैलिटी में डोमिनेटिंग फैक्टर वाली जो साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट जो प्रेजेंट है, तो पर्सन इसके बेसिस पर, उस क्वालिटी उस एट्रीब्यूट के बेसिस पर फ्यूचर सिचुएशंस में कैसे रिएक्ट करेगा, कैसे बिहेव करेगा। ये चीज तो आप भी कभी कभार ऑब्जर्व करते होगे कि किसी पर्सन को अगर गुस्सा बहुत ज्यादा आता है तो आप उससे दूर ही रहते होगे। जैसे यहाँ पर हम सेम एज ग्रुप वालों की बात कर लें या घर में किसी फैमिली मेंबर की बात कर लें, कुछ लोग होते हैं बड़े खड़ूस, आपकी हर बात को काटना, आपको सुनाते रहना, आपको डांटते रहना, किसी बात पर आपकी एग्री नहीं करना, आप उनके सबसे बड़े दुश्मन हो और पूरी दुनिया उनकी सबसे बड़ी दुश्मन है, वो अपनी ही दुनिया में मगन है, अपनी दुनिया में वो खुश हैं। तो ऐसे लोगों से लोग ना मुंह चुराते हैं, है ना, वो उनको फेस नहीं करना चाहते क्योंकि उनको लगता है मैं अच्छी चीज भी उनको बताने जाऊंगा, अभी मेरे को डांट पड़ जाएगी या फिर अभी मुझे कुछ सुना देंगे या नेगेटिविटी अपनी मेरे ऊपर पटक देंगे। ठीक है, तो आपको पता लग जाता है कि अगर कोई अच्छी चीज भी है, कोई गुड न्यूज भी है सुनाने वाली, तो आप दूसरे लोगों को सुनाते हो, उससे आप बचते हो या उसको आधी अधूरी बात बताते हो क्योंकि आप उनके बिहेवियर को कहीं ना कहीं प्रेडिक्ट कर पाते हो। तो जब आप एक सूडो साइकोलॉजिस्ट हो, यानी कि आपके पास कोई डिग्री तो है नहीं, आप फिर भी लेकिन इतने टाइम उस पर्सन के साथ स्पेंड करके, इतने टाइम रहकर आप उस पर्सन को बहुत अच्छी तरीके से भली बात ही पहचानते हो। तो साइकोलॉजिस्ट ने तो फिर भी यहाँ पर फॉर्मल असेसमेंट मेथड्स को यूज करके कैरी आउट कर रखा है, साइंटिफिक मेथड्स को, जिससे साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स पहचान रखे हैं इस पर्सन के, तो वो तो और अच्छे से प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि ऐसे पर्सन के अंदर जिसके अंदर कोई साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट उसकी पर्सनैलिटी का डोमिनेटिंग फैक्टर है, तो ऐसा पर्सन फ्यूचर में कैसे बिहेव करेगा या करेगी। तो हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं, अभी हमने बात करी, हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं लोगों के बिहेवियर को इन फ्यूचर सिचुएशन। तो एग्जांपल कुछ जानते हैं प्रेडिक्शन का। सपोज हमने साइकोलॉजिकल असेसमेंट करी हरीश के ऊपर, जो अभी हमारी प्रीवियस स्लाइड के अंदर जो एग्जांपल हमने देखा था कि हरीश के अंदर डोमिनेंस जो है वो एक इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट है, उसकी पर्सनैलिटी का मेजर एलिमेंट ऑक्यूपाई करता है। तो असेसमेंट हमें ये शो करती है कि हरीश के अंदर एक हाई डिग्री, एक हाई लेवल ऑफ डोमिनेंस है, एग्जांपल है सिर्फ। तो साइकोलॉजिस्ट हरीश के उस डोमिनेंस कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पर ये प्रेडिक्ट करेंगे कि हरीश जो है वो एक ग्रुप के अंदर हमेशा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, एक चार्ज लेना, एक कमांड संभालना हमेशा प्रेफर करेगा। वो लीडर भी बन सकता है फ्यूचर में, और उसके अंदर एक अथॉरिटेरियन लीडरशिप की स्टाइल है, क्वालिटी है। तो ये फ्यूचर में क्या क्या बन सकता है ये साइकोलॉजिस्ट को पता लग गया इसकी पर्सनैलिटी के ऊपर साइकोलॉजिकल असेसमेंट को साइंटिफिक मेथड्स के थ्रू अप्लाई करके। ठीक है, तो ये जो प्रेडिक्शन है ये कैसे निकल कर आई, ऑन द बेसिस ऑफ असेसमेंट्स की फाइंडिंग्स, असेसमेंट के रिजल्ट्स मतलब। ठीक है, ये चीज क्लियर। तो अगर हम इस टॉपिक को कंक्लूड करें तो हमें ये पता लगता है कि फॉर्मल असेसमेंट जो है वो ज्यादा आपको एक्यूरेट रिजल्ट्स देगी हमेशा एज कंपेयर टू इनफॉर्मल असेसमेंट, रिलायबल रिजल्ट्स निकलेंगे और अनबाइस्ड रिजल्ट्स निकल कर आएंगे। जबकि जो इनफॉर्मल असेसमेंट होगी वो फ्लेक्सिबल होती है और वो सब्जेक्टिव होती है, क्योंकि वो वन असेसर टू अनदर असेसर और पर्सन टू पर्सन वेरी करती है। क्योंकि इनफॉर्मल असेसमेंट के अंदर हमने जाना कि डिफरेंट कंक्लूजन्स हमेशा निकल कर आती है, लेकिन यहां पर हमेशा आपको ऑब्जेक्टिव कंक्लूजन्स ही मिलेंगी। ठीक है, तो आई होप आपको लेक्चर इंटरेस्टिंग लगा होगा, सारी चीजें समझ में आई होंगी। इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।